प्यारे बच्चों, बेटे हम आज जो नया टॉपिक हम लेके आए हैं यूनिट 3 से, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म नाम की यूनिट है 3। उसका जो टॉपिक है अपने पास, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। कल हमने जो टॉपिक किया था, कल मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड आपको बताई थी एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। करंट कैरिंग कॉइल, उसके सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, आज हम करेंगे ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। मतलब ऐसे, जिस तरह मान लीजिए अपने पास ये कोई सर्कुलर कॉइल है, इस सर्कुलर कॉइल का ये होगा सेंटर। इस सर्कुलर कॉइल की रेडियस मैंने अज्यूम कर ली, मतलब ए रेडियस है, इसकी ए रेडियस है, और इसकी जो एक्सिस है ये होगी इसकी एक्सिस लाइन जो इसके सेंटर से पास होके एक्स एक्सिस के अंदर गई है, हम उसको एक्सिस मान लिया होने से। तो ये जो एक्सिस है इसकी, मैंने इसको एक्स अज्यूम कर लिया, एक्स एक्सिस मान लिया। तो इसके ऊपर कोई पॉइंट है, मान लिया अपने पास ये कोई पॉइंट है, यहाँ पर पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट के ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। किसकी वजह से? इस कॉइल की वजह से, जो कितना करंट कैरी करती है, आई करंट कैरी करती है। ये कॉइल आई करंट कैरी करती है। तो यहां से हमें पता है, जब हम इसको यूज करेंगे, एक्चुअली में यहां पर ये जो टॉपिक है ये बायोट-सैवर्ट लॉ से रिलेटेड है। तो बायोट-सैवर्ट लॉ का इस्तेमाल करेंगे हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए। बायोट-सैवर्ट लॉ का यूज करेंगे हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए। और हमें एक बात, सिंपली बात पता, बायोट-सैवर्ट लॉ कभी भी पूरे कंडक्टर के लिए अप्लाई नहीं होता, वो स्मॉल करंट एलिमेंट्स के लिए अप्लाई होता है। तो मैंने एक काम करा, मैंने यहाँ पे एक इसका स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया। मान लिया मेरे पास ये कोई स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया डीएल लेंथ का। इसकी लेंथ मैंने डीएल मान ली, यहां से लेकर मान लिया यहाँ तक एक स्मॉल करंट एलिमेंट है। इसकी वजह से इस पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे हम। इसकी वजह से इस पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आ गई। मान लिया अपने पास अज्यूम करा, मान लिया ये मैग्नेटिक फील्ड है, मान लिया मैंने इसको नाम दे दिया डीबी डैश। डीबी मैग्नेटिक फील्ड मान लिया मैंने इसको। अब इसी के अपोजिट, इसी जो ये कंडक्टर है, जो अपने पास ये एलिमेंट लिया हमने, इसके बिल्कुल अपोजिट एक और करंट एलिमेंट ले लिया मैंने सेम लेंथ का, डीएल लेंथ का। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी यहाँ पर पी पॉइंट के ऊपर, वो मैग्नेटिक फील्ड मान लिया अपने पास ये हो गया, जूम कर लिया, मान लिया मैंने डीबी डैश है। इस एलिमेंट की वजह से डीबी है, इस एलिमेंट की वजह से डीबी डैश है। दोनों एलिमेंट में सेम करंट है, सेम लेंथ के हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल मान लिया अपने पास, ये दोनों एंगल, ये एंगल भी फाई मान लिया, ये एंगल भी मैंने फाई अज्यूम कर लिया, ये वाला जो एंगल होगा अपने पास यहाँ पे, ये एंगल मैंने थीटा मान लिया। थीटा एंगल जो करंट एलिमेंट के साथ होता है। तो जो डीबी और डीबी डैश है, देखो ये ए है, यहां से ओ पॉइंट से सेंटर से पी तक की जो डिस्टेंस, ये मैंने एक्स मान ली। तो ये कितनी बन गई? ये बन गई अपने पास √a² प्लस x² बन गया पाइथागोरस थ्योरम से। ये x है, ये a है, ये परपेंडिकुलर है। तो जो ये डीबी डैश है और डीबी है, मैं इन दोनों को रिजोल्व करता हूं। तो इसको रिजोल्व कराते एक कंपोनेंट इस तरफ आया, एक कंपोनेंट इस तरफ आ गया। तो ये जो एंगल बना अपने पास, ये एंगल है फाई, ये फाई एंगल है। ठीक है, ये एंगल भी फाई बनेगा। इसको थोड़ा, ये 3D डायग्राम, इसको थोड़ा समझाना मुश्किल होता है। ये एंगल भी फाई बनता है, आपने बस ध्यान रखो, ये एंगल फाई है तो ये एंगल फाई होगा, ये फाई है तो ये एंगल फाई होता है। तो इसको आप रिजोल्व करो डीबी को, डीबी डैश को। तो डीबी के दो कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट तो इस तरफ आ गया अपने पास, ये क्या होगा डीबी कोस फाई। इस तरफ आ गया अपने पास डीबी साइन फाई। इस तरफ डीबी डैश के दो कंपोनेंट लिए, ऊपर की तरफ चला गया डीबी डैश कोस फाई। इस तरफ आ गया अपने पास डीबी साइन फाई आ गया। ठीक है, ये तो मैंने यहां पर दो एलिमेंट लिए केवल, ये दो। अगर मान लो एक एलिमेंट मान लो यहां से लेकर यहां तक लूं, तो इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में एक एलिमेंट बिल्कुल इसके अपोजिट, सेम लेंथ का अपोजिट मिलेगा, जिसके लिए जब आप इसको रिजोल्व करोगे
तो ये कंपोनेंट जो कोस कंपोनेंट होंगे वो अपोजिट आ जाएंगे, साइन कंपोनेंट एक डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक बार डी बी और डी बी डैश की अगर वैल्यू निकालूं तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ हमें पता है डी बी इज इक्वल टू क्या बनेगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर होता है, आई डी एल sin थीटा बाई आर स्क्वायर। आर कौन, आर मतलब ये डिस्टेंस कितनी है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट है, तो रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इसका होल स्क्वायर होगा। ठीक है, ये बना। लेकिन अगर मान लिया इफ जो ए है, ए इज वेरी स्मॉल, अगर मान लिया रिंग है बहुत छोटी है, वेरी स्मॉल है, ए बहुत छोटी है, अगर ए बहुत छोटी हो तो ये एंगल ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो जाएगा आपका। अगर ए की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी तो इसको अगर आप छोटा करते चले जाओगे, जिस तरह मान लिया अपने पास ये रिंग थी आपकी, ये पॉइंट था, उस तरह ये एंगल अपने पास, ये जो भी एंगल है, अगर मान लो रिंग का साइज में छोटा कर दो, मान लो रिंग का साइज छोटा कर दिया मैंने, तो इसको यहाँ से मिलाएंगे हम, तो ये एंगल बढ़ जाएगा आपका, इसके कंपैरेटिवली ये एंगल ज़्यादा होगा। अगर ये रिंग और भी छोटी होगी तो ये एंगल ऑलमोस्ट 90 डिग्री बन जाएगा यहाँ पे। कहने का मतलब है जो थीटा है वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो डी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल ओवर साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसके लिए फाइंड आउट करूंगा, इस एलिमेंट के लिए डी बी डैश की वैल्यू निकालूं, तो डी बी डैश भी सेम आएगा, डी बी डैश की वैल्यू भी क्या आएगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगी। इसका मतलब डी बी इज इक्वल टू डी बी डैश होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट एलिमेंट हैं एक दूसरे के। अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और इक्वल हैं तो इसका मतलब ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू, वो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं, उसको आप समेशन बोल दो या उसको आप सम बोल दो या उसका इंटीग्रेशन कर दो, dB साइन फाई के इक्वल होगा। मतलब जो जितने भी dB साइन फाई कंपोनेंट आएंगे सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में आएंगे। जिस तरह मैंने बताया, मैंने एक एलिमेंट ये ले लिया, एक एलिमेंट ये ले लिया, ये दो एलिमेंट है, इन दोनों का कोस कंपोनेंट तो कैंसिल करेगा, जिस तरह इन दोनों का कोस कंपोनेंट कैंसिल करेगा तो इन दोनों का भी कोस कंपोनेंट कैंसिल कर जाएगा और साइन कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। और मान लीजिए अपने पास एक एलिमेंट ये ले लिया, एक एलिमेंट ये ले लिया, दोनों अपोजिट हैं, तो इसका और इसका कोस कंपोनेंट कैंसिल कर जाए, साइन कंपोनेंट ऐड हो जाए, मतलब सारे सारे साइन कंपोनेंट ऐड हो जाए, तो मैंने सबको इंटीग्रेट कर लिया, समेशन कर लो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहां से तो B का जो नेट वैल्यू आ गया अपने पास, B इज इक्वल टू ये आ गया, ये बने अपने पास B इज इक्वल टू, तो यहां पे B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB साइन फाई है, dB की वैल्यू पुट कर दो, dB या dB डैश एक ही बात है, तो इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल ओवर ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू साइन फाई होगा। अब इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो सारी वैल्यू कांस्टेंट है इस डीएल को छोड़कर। डीएल क्या था, डीएल था अपने पास इसका एक स्मॉल एलिमेंट, अगर सभी डीएल को जोड़ोगे तो क्या बने अपने पास, इसकी पूरी पूरी पैरामीटर बन जाएगी, सर्कमफ्रेंस बन जाए, 2 पाई ए हो जाएगा इसका डीएल का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो b इज इक्वल टू सारी वैल्यू कांस्टेंट है, म्यू नॉट आई कांस्टेंट है, डिवाइड बाई 4 पाई कांस्टेंट है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, साइन फाई भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन क्या होगा डीएल। और यहां पर अगर आप देखो ध्यान से तो साइन फाई इज इक्वल टू ये एंगल फाई अपने पास, इस ट्रायंगल के अंदर अगर आप साइन फाई देखो, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कौन है ए, हाइपोटेन्यूज कौन है ये, तो साइन फाई तो किसके इक्वल होगा ए और रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा, ए और रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
और डीएल का इंटीग्रेशन मतलब पूरा पूरा सर्कमफ्रेंस वो किसके इक्वल होगा 2 पाई ए के, क्योंकि ए इसकी रेडियस है। तो यहाँ पे क्या अपने पास है डीएल का इंटीग्रेशन क्या लिखें 2 पाई ए, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल होगा 2 पाई ए। तो ये दोनों वैल्यू पुट कर दो, b इज इक्वल टू क्या रिजल्ट बना म्यू नॉट आई बाई में 4 पाई ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र इंटीग्रेशन ऑफ दिस, और साइन फाई की वैल्यू कितनी है अपने पास a ओवर रूट ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का इंटीग्रेशन कितना अपने पास 2 पाई a बना। ठीक है, तो ध्यान से अगर हम देखें तो b इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई अपने पास म्यू नॉट बाई 4 पाई, तो क्या बच गया यहाँ पे 2 पाई a इंटू ए स्क्र आई, ये वाला i डिवाइड बाई इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, वो 3/2 हो गया, तो ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र की पावर 3/2 बन गया। ये आ गया मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई, किसकी वजह से इस सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल की एक्सिस के ऊपर इसके करंट की वजह से यहाँ पर इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो जाए इसके ऊपर, ये तो एक टर्न के लिए अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो जाए तो इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। फॉर n नंबर ऑफ कॉपर टर्न्स, अगर इसको कॉपर टर्न कर दें इसके ऊपर हम n कॉपर की वायर लपेट दें तो b इज इक्वल टू ये हो जाए अपने पास म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई n a स्क्र आई बाई ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र की पावर 3/2 बन जाएगा। फिर ये रिजल्ट आ जाएगा आपका, मतलब n से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये अपने पास एक टर्न मतलब एक रिंग की वजह से इतनी मैग्नेटिक फील्ड आई है। तो n टर्न हो तो n टर्न तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड आई उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अपना पास रिजल्ट आ जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है बेटे, अब जो हमने कर लिया सर्कुलर कॉइल का केस हमने किया है, तो यहाँ पर मैं आपको 2-3 चीज़ और बताऊंगा। देखो कल फिर हम इसके न्यूमेरिकल करने हैं, मेन जो पार्ट है इसका कल न्यूमेरिकल्स हम लोगों को ट्राई करने हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो हम कल ट्राई करेंगे। उसके लिए मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। तो देखो एक हमें पार्ट करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर। एक्चुअली मैं आपको इसका डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है आपको इस टॉपिक की, लेकिन इस टॉपिक का रिजल्ट एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इस टॉपिक का। और वो रिजल्ट ऐसा है मतलब ऑलमोस्ट आपके हर न्यूमेरिकल के अंदर हमें इसका यूज़ करना है। डेरिवेशन ज़रूरत नहीं इसकी करने की, तो इसका मैं डायरेक्ट रिजल्ट आपको बता देता हूँ। जिस तरह से है, एक ये कंडक्टर है, इसे कुछ केसेस बनेंगे और केसेस मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें आई करंट फ्लो करता है। कंडक्टर मान लिया मैंने XY कंडक्टर एज्यूम कर लिया। इस कंडक्टर से यहाँ पर कोई पॉइंट P है, कुछ A डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट P है। हमें ये बताना है स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ये अपना क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम क्या करके चलते हैं, मैं एक सिंपली बात आपको बताता हूं, मैं रिजल्ट बताता हूं एक्चुअली आपको डायरेक्ट। हम इसको P पॉइंट को इस कंडक्टर के एक्सट्रीम एंड से मिला दिया, मैंने एक्सट्रीम एंड से। मैं बता रहा हूं डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इस टॉपिक की डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है इस टॉपिक की। तो ये मैंने एक्सट्रीम एंड से मिला दिया। ये जो एक्सट्रीम एंड है ना, जिस तरह x और y है, इसने मान लिया अपने पास इस P पॉइंट के साथ ये एंगल बना रखा है इसने φ1, और ये एंगल बना रखा φ2। मतलब एक एंड ने एंगल बनाया φ1, दूसरे एंड ने एंगल बनाया φ2 बनाया है। ठीक है, तो जो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी ना इस स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, इस P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, जो रिजल्ट आएगा B इज इक्वल टू, जो आपको याद रखना है वो है म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट I बाई में 4 पाई A साइन φ1
प्लस साइन फाई 2। ये रिजल्ट आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा काम आएगा। स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर करंट आई कैरी करता है, उसके दोनों एंड ने इस पी पॉइंट के साथ मीट करवाते तो एंगल बनाया फाई 1 और फाई 2, एक्सट्रीम्स ने एंगल बनाया है। तो उसकी इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस पी पॉइंट पर जो ए डिस्टेंस पर जो पी पॉइंट उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ये होगी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए क्या है? ए है डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेट कंडक्टर, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ठीक है, अब यहां पर मैं इसके कुछ स्पेशल केस आपको बताऊंगा। स्पेशल केस ही हैं जो हमें न्यूमेरिकल में यूज करने हैं। क्या देखो, पहला जो केस है कि जो कंडक्टर है आपका, व्हेन द कंडक्टर कौन है? एक्स वाई। व्हेन द कंडक्टर एक्स वाई इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, वो बेटा कंडक्टर आपका इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है, एंड पॉइंट पी लाई नियर द कंडक्टर, नियर द कंडक्टर, पॉइंट पी लाई नियर द कंडक्टर। बात को समझो, इसमें है क्या, लिखा क्या है मैंने? ये ऐसे है कि अपने पास ये कंडक्टर है, मैंने बोला ये कंडक्टर इनफाइनाइट लॉन्ग है, इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है, और ये पॉइंट है, ये जो आपका पॉइंट पी है वो लाई नियर दी कंडक्टर, ये पॉइंट आपका पी है जो ए डिस्टेंस के ऊपर था, बहुत नजदीक है। तो आपसे पूछा इसकी मैग्नेटिक फील्ड बताओ, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इनफाइनाइट लॉन्ग है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप इसको मीट करवाओगे इन्फिनिटी पर, इसको आप मीट करवाओगे इन्फिनिटी पर, तो ये एंगल कितना बनेगा? ये एंगल फाई 1 था, ये एंगल फाई 2 था, तो ये एंगल कितने बनेंगे? तो मैं एक सिंपली बात आपको बता देता हूं, बात को समझना इस चीज को। ये कंडक्टर है, मान लो यहां पे ये पॉइंट है, इसके साथ मीट करवा दिया, ये एंगल बन गया, मान ले अपने पास जो भी एंगल बना, मान ले 30 डिग्री है, इस कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दी, तो अब इस कंडक्टर का जो एंड पॉइंट है आपका, अब ये होगा एंड पॉइंट। तो अब जो एंगल बना अपने पास, ये जो एंगल बना अब ये एंगल 30 से ज्यादा है, ये एंगल 30 से ज्यादा है, तो 30 से ज्यादा एंगल है, इसका मतलब ये एंगल की वैल्यू एक तरीके से अपने पास ही इंक्रीज कर गया। जो एंगल था अपने पास, एंगल पहले कितना था? पहले 30 था, अब एंगल क्या करें अपने पास? इंक्रीज कर गया। अगर आप इसकी वैल्यू को इंक्रीज करते हो, लेंथ को, मान लो इसकी लेंथ को मैंने और बढ़ा दिया, बहुत लंबी लेंथ कर दी, मान लो यहां तक है, तो अब इस पॉइंट को अगर आप इसे मीट करवाओगे तो ये एंगल और बढ़ जाएगा। अगर ये कंडक्टर आपका इनफाइनाइट लॉन्ग है तो ये एंगल ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपने ये बात ध्यान रखनी है, अगर इनफाइनाइट लॉन्ग एंड है तो जो ये एंगल बनेगा यहां पर, ये एंगल कितना बनेगा? 90। इनफाइनाइट है, ये इधर भी इनफाइनाइट है, तो ये एंगल भी कितना बनेगा? 90। दोनों एंगल 90 बनेंगे। अगर दोनों एंगल 90 बने तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई और में 4 पाई ए साइन 90 प्लस साइन 90, इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया मैंने, साइन 90 प्लस साइन 90, ये भी 1 ये भी 1, 2 हो गया। तो B इज इक्वल टू कितना आ गया? म्यू नॉट आई ओवर, ऊपर 2 है नीचे 4 पाई ए है, तो 2 पाई ए हो जाएगा। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कब है? जब दोनों एंड क्या है? इनफाइनाइट है। अब अगर दोनों एंड में से मान लिया अपने पास एक एंड जो अपने पास यहां पे वो फाइनाइट है
और एक एंड इनफाइनाइट है। मतलब अपने पास जो वायर जो है वो एज्यूम कर लिया हमने कि वायर अपने पास वो सेमी इनफाइनाइट वायर है। जो वायर अपने पास वो वायर हमने एज्यूम कर लिया सेमी इनफाइनाइट वायर अपने पास वो। कैसे? ये मान ले कुछ ऐसे ही, देखो एक केस ऐसा है, ये अपने पास कोई इनफाइनाइट वायर है, आप इसको सेमी इनफाइनाइट बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं, मतलब इसका एक एंड तो इन्फिनिटी पे है, दूसरा एंड हमें नहीं पता कहाँ, जो भी पार्ट वो भी उसका इन्फिनिटी पे हो, लेकिन जो जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना वो एक एंड के क्लोज है। जिस तरह मान लो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है मुझे, ये करंट कैरिंग वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग है, यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है नियर टू दी वन एंड, चाहे ये वाला एंड चाहे इस एंड के नज़दीक हो चाहे इस एंड के नज़दीक हो, तो एक एंड के नज़दीक आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमें बतानी है। ठीक है, तो आप मुझे बता, देखो अगर मैं इस वाले एंड को यहाँ पे मिलाता हूँ P पॉइंट के साथ, इस P पॉइंट के साथ, तो ये एंगल कितना बनेगा? लगभग 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। और इस एंड के साथ कितना एंगल बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। इसका मतलब φ1 तो कितना होगा? 0, और φ2 कितना होगा? 90, क्योंकि इनफाइनाइट एंड के साथ 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई? B इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या? म्यू0 I और 4 पाई A इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2। साइन φ1 कितना है? 0 प्लस साइन φ2 कितना है? 90। ये हो गया 0 साइन 0 साइन 91 होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू कितना आ गया? म्यू0 I और 4 पाई A हो जाएगा। म्यू0 I और 4 पाई A। ठीक है, तो अगर दोनों इनफाइनाइट एंड हैं और पॉइंट जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो सेंटर के आसपास है, तो म्यू0 I बाई में 2 पाई A। अगर वायर इनफाइनाइट और पॉइंट जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो एक एंड के क्लोज हो, चाहे x के क्लोज हो चाहे वो y के क्लोज हो, तो म्यू0 I और 4 पाई A बनेगा। क्लियर है? तो ये हमें फाइंड आउट करना है। ये कुछ रिजल्ट होंगे जिसका हम न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज करेंगे। न्यूमेरिकल जब हम करेंगे उसके अंदर इसका यूज करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे हम कल। ठीक है, तो कल मैं दोबारा भी बताऊंगा इन दोनों तीनों पॉइंट को, वहां पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपको यही काम करना बेटे आज।